मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा सरकार की 9 साल बेमिसाल। भाजपा आमदार राजहंस सिंह ने प्रेस वार्ता में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। मुंबई दिंडोची विधानसभा के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा आमदार राजहंस सिंह ने पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल और 9 साल में देश और विदेशों तक में कैसी बनाई नई पहचान और किए जा रहे जनहित कार्यों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि केंद्र सरकार अगर जनता को 100 पैसा भेजती है तो जनता के पास मात्र 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गरीबों को 100 पैसा भेजते हैं तो पूरा 100 पैसा गरीबों के पास पहुंचता है। राजहंस सिंह ने आगे यह भी बताया है कि पिछले 9 सालों में एक्सपोर्ट लगभग 2 गुना बढ़ गया है। पीएम सम्मान निधि के तहत लगभग 11 करोड़ किसानों को हर वर्ष प्रति किसान को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस तरह सरकार द्वारा दिए गए कई योजनाओं का गुणगान करते हुए जानकारी दी है। इसके अलावा पत्रकारों द्वारा पोईसर नदी की सफाई, शांताराम तालाब की सफाई, मनपा बुआ सालवी मैदान में लाइट की समस्या जैसे कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों का आमदार राजहंस सिंह ने जवाब देते हुए दावा करते हुए कहा है कि ये समस्याएं चंद दिनों में हल कर दी जाएंगी। इस शुभ अवसर पर दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह, भाजपा पदाधिकारी कमलेश शुक्ला, जितेंद्र सिंह, सुनील सिंह के अलावा भारी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर प्रेस वार्ता के दौरान आमदार राजहंस सिंह ने क्या कुछ कहा। सभी पत्रकारों को पहले प्रणाम, नमस्कार, जय महाराज। 16 मई 2014 को इस देश के जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री चुनकर भेजने का काम किया। और मोदी जी के आने के बाद जो उनके 9 साल का कार्यकाल है, देश बदला, राष्ट्र की प्रगति पथ पर आगे चला और विदेशों में भी हमारे देश की साख बनी, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी और लोकहित के लिए काम जो उन्होंने शुरू किया, आज भी निरंतर इस देश की गरीब जनता को गरीबी से बाहर निकालने का काम आदरणीय मोदी जी पूरी कर्मठता से कर रहे हैं। उनके 9 साल के कार्यकाल को लिया जाए तो मैं समझता हूं कि 9 घंटे क्या 19 घंटे क्या 9 दिन भी बताया जाए तो कम है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक पहले से एक एजेंडा था कि कश्मीर में 370 हमारी सत्ता आने के बाद 370 हटाना, ये हमारी प्रायोरिटी थी और वो आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कर दिखाया, क्योंकि ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कश्मीर से 370 हटाया जा सकता है। वो हटाने का काम किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने एक मन में ये सोच रखा था कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। देश आजाद होने के बाद राम को तालपत्री में रखने का काम यहाँ के पहले की सरकारों ने किया, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, आज महाकाल का कॉरिडोर बन रहा है। वो चाहे अमरनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, हिंदू से लेकर जो भी उनके देवी देवताओं का एक जो श्रद्धा की भावना थी उसे पूरा करने का काम आदरणीय मोदी। आज 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में से आज तक 80 करोड़ लोगों को, इस देश की जनता को अनाज देने का काम इस सरकार कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। इतना बड़ा कोविड काल आया, कोरोना काल आया, जिस कोरोना काल में अपनी वैक्सीन बनाई, एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई और 200 करोड़ लोगों को इस देश में देने के बाद
180 देशों में, अपने पड़ोसी देशों में, अफ्रीकी जैसे देशों में, गरीब देशों में 180 देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला योजना। आप देखिए कि देश आजाद होने के आज अमृतकाल चल रहा है, 75वां साल चल रहा है, तब तक 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। 18,000 गांव को बिजली देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके विरोध में उन्होंने कायदा बनाने का काम किया, 3 तलाक का कायदा बनाया। किसानों को 6,000 रुपया, ये पूरे देश के किसानों को देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में कम से कम 4.5 से 5 करोड़ गरीब लोगों को आवास योजना में आवास देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मेक इन इंडिया, आप देखिए आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कल जो परसों एक्सीडेंट हुआ वो एक बड़ी दुखदाई स्थिति हुई, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 18 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया, जो कि मेक इन इंडिया जो कहा जाता है, एक एक चीज, एक एक स्क्रू, एक एक सीट, एक एक डिब्बे इस देश में बने हुए थे, जिसे हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में एक 180 की स्पीड पे चलने वाली ट्रेन वंदे भारत, जो कि इस साल के अंत में 75 वंदे भारत ट्रेन पूरे देश में चलाने का काम करेगी। जन धन योजना, बताइए इस देश में गरीबों के कम से कम आप समझिए कि 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों का कोई अकाउंट नहीं था। कोई अकाउंट खोलने का काम, जन धन योजना का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, और अब हर लाभार्थी को उसके अकाउंट में पैसा देने का काम ये सरकार डायरेक्ट कर रही है। आप लोगों को, सभी पत्रकार बंधु, आप लोग मोदी जी भी लोग हैं, आप सबको ये पता है कि राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से 1 रुपया जाता है और लोगों को 15 पैसा मिलता है। आदरणीय मोदी जी ने उस परिपाटी को बदलने का काम किया। अब केंद्र से जो 1 रुपया जाता है वो गरीब के पास 1 रुपया पूरा पहुंचने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। अटल पेंशन योजना उन्होंने चालू किया, आवास योजना, इज्जत घर जो नाम दिया गया। हमारी माँ बहनें शौचालय न होने के कारण सवेरे सवेरे मैदान में चली जाती थी, और उसके बाद अगर उनके पेट में कोई तकलीफ हुई, कुछ हुई, तो फिर वो जा नहीं सकती थी। शौचालय की योजना उन्होंने लाया, ग्रामीण भाग से लेकर शहरी भाग तक शौचालय का पूरा निर्माण करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए उन्होंने काम किया, पीक बीमा योजना बनाने का काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड का काम किया, स्टार्टअप इंडिया का काम उन्होंने अपने हाथों में लिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किया। गिनाते जाए तो योजनाएं सारा मोदी जी ने 9 साल में किया, और आज ये देश इस प्रगति पथ पर है। मैं बहुत सालों से राजनीति में हूं, मैं आप पत्रकारों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग देखे होंगे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी राष्ट्राध्यक्ष का पैर पड़ते हुए मैंने नहीं देखा। मोदी जी का पैर पड़ते हुए हमने अफ्रीकी देश के राष्ट्राध्यक्ष को देखा, सिर्फ इसलिए कि उनका जो नारा है, विश्व हमारा बंधु है। पूरे विश्व को जिस प्रकार से इस महामारी में उन्होंने मदद करने का काम किया, जिसके कारण एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री का चरणों पे सम्मान से, वो कोई झुक कर नहीं, सम्मान था। ये मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को प्रगति पथ पर लेके जाने में, और आज हमारी जीडीपी जो कि आकी गई थी 6.1, लेकिन तिमाही आई है 7. हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।
जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है, आने वाले 5 साल में हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में जाने का काम करेंगे आदरणीय मोदी के नेतृत्व में। और आप लोग इसके बारे में इंडोसी में आप एमएलए थे या क्या विकास किया बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि विंडोसी जो है एक कम से कम 30 से 40 हजार यहाँ पे स्लम झोपड़े, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वन खाता है, वन विभाग है, स्लम है, तो स्लम के अंदर जो सुविधा देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि इसका पूरा कायापलट करने का काम हमने किया, लेकिन इतना निश्चित तौर से मुझे ये समाधान है कि लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर उनकी जो छोटी छोटी समस्या है, पानी की समस्या हुई, शौचालय की समस्या हुई, या उनकी लादीकरण की समस्या हुई, रास्ते की समस्या हुई, उन समस्याओं का समाधान करने का काम हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने विधायक फंड से ये काम करने का काम। एमएलसी का कितना फंड आपने लाया और कहां खर्चा किया, कितना और कितना बाकी है? देखिए, जो एमएलए को फंड मिलता है वही फंड एमएलसी को मिलता है। सारा का सारा फंड मैं विंडोसी विभाग में खर्च करने का काम कर रहा हूं। अभी जैसे कि विपक्ष ने आरोप लगाया है सर कि कांग्रेस के शासन काल में जो 5 किलो गेहूं मिलता था, आज शिंदे और फडणवीस की सरकार आई, वो 5 किलो गेहूं की जगह 1 किलो होगा, तो 1 किलो गेहूं कौन से चक्की पे लेके जाएंगे, कैसा? उनका आज गरीबी चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति में आप एमएलसी हैं, और क्या ये विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे क्या? निश्चित तौर से अगर ऐसा जनता की मांग है तो निश्चित उठाएंगे। सिंह साहब, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा और महंगाई के मुद्दे पे क्या कहेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी के लिए रोजगार पैदा करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। आपने देखा इतना शानदार पार्लियामेंट बना, कितने मजदूरों को काम मिला। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुंबई शहर में आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिंदे जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं मेट्रो का काम 250-300 किलोमीटर का मेट्रो का काम हो रहा है। बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए पूरी की पूरी ये सरकार कोशिश करे। शेख साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके शासनकाल में एक दौर 5 छोड़ करके जिस समय आप आमदार थे, विधानसभा के यहाँ के विधायक थे, उस समय कोयसर नदी नहीं डूबता था क्योंकि साफ सफाई होती थी। आज स्थिति ऐसी है, 7 जून आने वाला है, 7 जून को बारिश शुरू हो जाती है। आज ऐसी स्थिति है कि जो अभी कांदी वाली कोयसर नदी के पूरी भी सफाई हुई नहीं। ऐसे समय अगर लोगों के घर में राशन नहीं था, ऐसे क्या कुछ कहना चाहेंगे मुंबई महानगर पालिका? कोयसर नदी मुंबई महानगर पालिका को साफ करना था। आप बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाए हैं। निश्चित तौर से इससे मैं कमिश्नर से बात करूंगा और सब वाटर ड्रेन के डीवाईसी से, एग्जीक्यूटिव से बात करके उसे साफ कराने का काम करूंगा। तर तुम्ही मुंबई महानगरपालिका विधान परिषद सदस्य आहे, सेंट्रलमध्ये भाजपची गव्हर्नमेंट आहे, स्टेटमध्ये पण आहे, पण आतापर्यंत जे कॉर्पोरेशनचं इलेक्शन व्हायला पाहिजे होते हे जवळपास 1 वर्ष उशीर झालेलं आहे। तर तुमच्या पार्टी फोरमवर काय चर्चा सुरू आहे की कधी घेणार की काय आहे की लोक घ्यायला पाहिजे? आणि आमचा पक्ष पण तयार आहे, इलेक्शनला आम्ही सर्व तयार असतो। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स इलेक्शन साठी तयार असतो आणि 24 आवर्स काम करत असतो, इलेक्शन मोड मध्येच असतो। परंतु कोर्टात हे मॅटर आहे, कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर निश्चित इलेक्शन तर पण भाजपची गव्हर्नमेंट मध्य प्रदेशमध्ये पण आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये पण आहे, तिथे लोकल बॉडीचे इलेक्शन होते तर इथे ओबीसीचा प्रॉब्लेम होत नाही, पण इथे का प्रॉब्लेम आहे? तर ओबीसीचा प्रॉब्लेमच नाही। जे प्रभाग जे 236 केले आणि 227 नंतर हे सरकार येऊन परत हे केलेलं आहे, त्या मॅटर कोर्टात गेले, त्या मॅटरसाठी ही थांबलेलं आहे। ते कोर्टाचा निकाल आहे, ताबडतोब त्याचा निकाल लागला 227 वर ते शिक्कामोर्तब झालं। सुप्रीम कोर्टात पण हा तांत्रिक किरकोळ विषय आहे सर। इलेक्शन व्हायला पाहिजे कारण कॉर्पोरेशन नगरसेवक नसल्यामुळे जसं बरेचसे आरोप होत आहे की नाले सफाई बरोबर होत नाही, पावसाळ्यात सुरू होणार आहे, कुठेतरी होणार आणि स्टेट गव्हर्नमेंट तुमचे परत तुमच्यावरच आरोप लागणार।
हे बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, परंतु नगरसेवक असतात तर नगरसेवक गल्ली बोळात फिरून ते कुठे नाला चोकप आहे, नाल्याचं गाळ काढला नाही, टोमॅटो ड्रेन चोकप आहे, त्याच्यासाठी नगरसेवक काम करत असतो. परंतु कोर्टात मॅटर आहे याच्यासाठी इलेक्शन होत आहे. परंतु तुम्ही जे आपल्या निर्देशात आलेलं आहे की कुठे कुठे काय प्रॉब्लेम आहे ते सरकारशी आम्ही संबंध हे करून देतो. भाजपच्या वतीने चांगल्यात चांगलं झालं, म्हणजे फडणवीस साहेब असतील किंवा पाटील साहेब असतील, त्यांनी सांगितलं की ऑक्टोबरमध्ये इलेक्शन होईल. मला वाटतं का ऑक्टोबरमध्ये होऊ शकतो? जर निकाल लागला तर निश्चित होऊ शकतो. काल खासदार आणि आमदारांच्या देखील बैठक होती. त्याच्यामध्ये काय असं संकेत दिले की तयारीला लागा? ते खासदार आमदारचा अंतर्गत आमची पक्षाची मिटिंग असतो, महिने 2 महिने हे चर्चाचा विषय आहे. तयारीला लागा त्या तयारीला भारतीय जनता पार्टी मी सांगितलं की 24 आवर्स तयारीलाच लागली आहे. एक इलेक्शन झाला की दुसऱ्या इलेक्शनची तयारी भारतीय जनता पार्टीची चालू करतात. दुसरं असं आहे की घरघर शौचालय तसं सहसा एक प्रस्ताव देणार की झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रत्येक झोपडीमध्ये जर सार्वजनिक शौचालयाचा हा सगळा हे आहे तर प्रत्येक झोपडीमध्ये एखादा टॉयलेट झाला, कारण त्याची ती होती म्हणजे चाळीमध्ये जसं चाललेलं त्यांचं महापालिकेची एक जो प्रस्ताव पण होता. नाही, प्रस्ताव आहे, घरघर शौचालयाचा प्रस्ताव आहे, प्रस्ताव पास झालेला आहे. परंतु प्रॉब्लेम काय आहे की जे सिव्हरेज लाईन पाहिजे ते सिव्हर लाईन स्लममध्ये नाही आहे. याच्यासाठी घरघर शौचालय होत नाही. जर याच्यासाठी हे आपल्या मोठे शौचालय बांधण्यात येत आहे स्लममध्ये, ते टाकी बांधून घरघर शौचालयाचा महानगरपालिकाचं हे आहेच आणि कुणी पण घरी आपल्या शौचालय बांधू शकतो. त्याच्यामध्ये काही कायदे ते तरतूद झालेला आहे घरघर शौचालयाचा, परंतु सिवरेज लाइन ना है जैसा कि प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये सर, जिस तरह से केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है, लव जिहाद चरम सीमा पे है और महाराष्ट्र में भी बहुत लव जिहाद की घटनाएं घटे, इस पर आप क्या कुछ करना है? देखिए, लव जिहाद की घटनाएं निश्चित तौर से बहुत तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भी हो रहा है, मुंबई शहर में भी हो रहा है। इसके लिए कायदा बनाने के लिए हम सरकार से हट करेंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के और हमारी युति के शिंदे शिवसेना के जो लोग हैं मिलकर हम सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार और भी राज्यों में लव जिहाद के ऊपर कायदा बनाया गया, हमारे भी महाराष्ट्र में भी कायदा बना। चुनाव में एक शिंदे गुट का कोई फायदा होगा बीजेपी को? निश्चित तौर से होगा, साथ में। बात करें डिंडोसे की, तो डिंडोसे में करीब 4 महीने में वन विभाग में करीब 9 बार आग लग चुकी है। तो ऐसे में आपने संदेह जताया था कि आग लगी नहीं, लगाया गया है, तो क्या परिणाम आया है अब तक उसके बारे में? नहीं, मैंने संदेह ये नहीं जताया था कि ये लगाया गया है। मैंने कहा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों बार बार ये घटनाएं घट रही हैं। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, तो किसी को अगर ऐसा लगता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो सिर्फ ये शंका जाहिर किया था विधान परिषद में कि बार बार ये आग लग रहा है, ये कारण क्या है, ये इसका इंक्वायरी की जाए, पता किया जाए। लेकिन उसके लिए भी मैंने कल एक पत्र दिया है कि जो हमारे पास 225 स्क्वायर फीट की यहाँ पर पीएपीज है, वन खाते से इन्वेंटरी करके उनको वहां पर पीएपी दिया जाए और वन खाते की बाउंड्री क्लियर किया जाए। और मुंबई शहर में ऐसे पीएपी कम से कम 21,000 से 25,000 है। तो ऐसे लोगों को 250 स्क्वायर फीट का जो पीएपी 300 होने के कारण कोई ले नहीं रहा, वो खाली पड़ा हुआ है। वो खाली पड़ा हुआ है और वो खराब हो रहा है, सड़ रहा है, खिड़की दरवाजे उसके सड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वन खाते के लोगों को उसमें शिफ्ट किया जाए। तो जैसा कि आप भी पहलवान हैं, पहलवानों के मुद्दे पे जैसे मुझे नशा कोशिश उसमें आपके नो कमेंट्स। आता आहे करायला लागणार आहे, ते महानगरपालिकेला करायचं आहे, त्याचा पाठपुरावा आम्ही करतो। दुसरं असं आहे की धारावी आता पॅटर्न सरकारचा नवीन येते, सर्वाधिक मोठी झोपडपट्टी आहे, तसा विकासासंदर्भात असा काही प्रस्ताव म्हणजे धारावीचं जर आता इमारती होत आहेत त्यामुळे आपोआप ते रोड पण मोठे होणार आहे, लोकांना घरही मिळणार आहे, पीएपीचा नाही,
कुराडचा मोठा समस्या हे आहे की जर इथे क्लस्टर डेव्हलपमेंट झालं ते पत्रात मी नमूद करून पत्र दिलेलं आहे उपमुख्यमंत्रीला, हाऊसिंग मिनिस्टर पण आहे ते आमचे नेते, त्याला मी पत्र दिलेलं आहे की कुराडला क्लस्टर डेव्हलपमेंट होणार नाही. क्लस्टर झाला तर सर्व जे रिझर्वेशन आहे, खेळचं मैदान आहे, समसान आहे, गार्डन आहे, ते सर्व बाहेर रिझर्वेशन पण बाहेर येणार, रस्ते पण मोठे होणार आणि लोकांची राहायची गैरसोय ते पण बरोबर. ईपीसाठी फिरावं लागणार नाही. म्हणजे आता तिथे त्यांना विकास तिथे त्यांच्या करत असेल. हॉकर्सच्या बाबतीत ऑगस्ट पॉलिसीसाठी पण आपण त्यांना पैसे देतोय आणि वरती त्यांच्यावर एक्झॅक्शन करतो. तर कुठेतरी ठोस बाबा जो पण धोरण तोपर्यंत काहीतरी आता आपल्याला तोडगा काढावा असं काय तुमची पुढाकार घेताय का तुम्ही? काल जे मीटिंग झाली होती एकदम काल मीटिंग झाली आणि मी कमिशनरवर पण पत्र दिलं की बाबा ऑगस्ट पॉलिसीला तुम्ही ताबडतोब पॉलिसी बाहेर आला. काय असतो की हॉकर्स ती जात नाही, तो मराठी आहे, उत्तर भारतीय आहे की कन्नडी आहे, तो गरीब आहे आणि तो काही स्टेशनच्या समोर बसले आहे, काही गल्लीत पुढे बसले आहे, तर तिकडचे नगर आमदारांकडे लोक जातात, तर कोणी आमदार त्यांच्यावर ऍक्शन करायला लावतात, असा प्रॉब्लेम आहे. तर याच्यासाठी हॉकर्स पॉलिसी याला ते गरजेचं आहे. तर तुमची सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी पॉलिसी आहे स्पीड वेंडर, पंतप्रधान जेव्हा बीसीची सभा झाली होती जवळपास 1 लाख लोकांचं अकाउंटमध्ये डायरेक्ट डिजिटल पैसे पण ट्रान्सफर केले होते. आता 10,000 आता जो प्रॉब्लेम झाला स्पीड वेंडर ची पॉलिसी आहे ते मुंबईमध्ये जेवढा त्याला गती मिळायला पाहिजे ती नाही आहे. बरोबर. तर त्याचं कारण काय आणि इथे ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे त्यामुळे हा प्रॉब्लेम होत आहे का? कारण की जर तिथे कॉर्पोरेशन अस्तित्वामध्ये असते किंवा कॉर्पोरेटर असतात जास्ती वेगाने काम होऊ शकलं असतं. तुम्ही जे प्रश्न विचारलेले आहे त्याच्यामध्ये उत्तर तुम्हीच दिलेलं आहे. आणि तुम्हाला काय वाटतं? बरोबर आहे तुमचं उत्तर, जे तुम्ही उत्तर दिलेलं आहे की कॉर्पोरेशन असतील, सभागृह असतात, सभागृहामध्ये ते आठवड्यात 2 वेळा सभागृहामध्ये सभागृह भरतो, त्याच्यामध्ये नगरसेवक डिमांड ठेवतात आपल्या, तर ते जरा फास्ट होतं. पण एकीकडे ते कर्ज दिलं जातं 10,000 रुपये आणि दुसरीकडे हे त्यांच्यावर कारवाई पण होते, असं का वाटतं? कारवाई म्हणजे कर्ज दिलेलं आहे याच्यासाठी की कोरोना काळात त्याचा प्रॉब्लेम होता, सर्व होता, कर्ज द्यायलाच पाहिजे गरीब लोकांना, परंतु कारवाई काय आहे, आपलेच लोक ते कंप्लेंट करतात, स्टेशनला बसलेले यायला जायला त्रास आहे, काही रस्त्यावर बसलेले आहेत, तिथे ट्रॅफिक जाम होतो, तर तिकडचे जे जनप्रतिनिधी आहेत ते कंप्लेंट केल्यानंतर महानगरपालिका त्याच्यासाठी तोडगा काढला ते कमिशनशी बोलतो. देश में वंदे भारत ट्रेन का एक बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया. उत्तर भारत की ओर जाने वाले जो लोग हैं कुर्ला से या यहाँ से वंदे भारत बनारस या इलाहाबाद तक शुरू की जाए, ऐसी बहुत बड़ी मांग हो रही है उत्तर भारतीयों की. क्या सर इस मांग को आप निश्चित प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे. इस मांग का रिजल्ट होना चाहिए सर. मांग तो करेंगे, मांग का समय लेंगे प्रधानमंत्री से, रेल मंत्री से डेलीगेशन लेके जाएंगे जो उत्तर भारतीय जनप्रतिनिधि है और हमारे पदाधिकारी पार्टी के, और हट करेंगे कि बनारस के लिए भी हमें वंदे भारत चाहिए, उत्तर भारत में जाएंगे. ये बहुत अच्छा प्रश्न है. हिंदुस्तान में कई सारी सड़क ऐसे भी हैं अब तक कदम नहीं हो पाएंगे. इस तरीके से बात चली कहा है कि इस सरकार के आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे जी ने 500 किलोमीटर रास्ते कॉन्क्रीटकरण करने का आदेश दिया और वो चल रहा है. मैं समझता हूँ कि डिंडोसी के रास्ते भी कॉन्क्रीटीकरण होने से ये जो हर साल जो खड्डे होते हैं उसका समाधान हमें तभी मिलेगा जब रास्ते कॉन्क्रीटीकरण, और इस कॉन्क्रीटीकरण के लिए जो रास्ते हैं उसका पत्र बना के कमिश्नर को देने का काम करें.
और इसमें कार्टल हो गया सर, अनिल ठाकर का सीधा सीधा आरोप है कि 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कोई दिए, ऐसे कंडीशन भी उसको ऐसे रखे गए कि यही लोग उसको क्वालिफाई कर रहे थे। देखिए, मैं विरोधी पक्ष नेता था, मैं भी इसी प्रकार का आरोप लगाया करता था। तब आदित्य ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की सत्ता वहां पर थी। मैं भी इसी प्रकार का आरोप लगाया करता था कि कार्टल है और इस कार्टल को ठीक किया जाए, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। होता ये है कि आदित्य ठाकरे अब तक कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, अब प्रशासक बैठा तो आरोप लगा रहे। तो ये विपक्ष का काम है और वो आरोप लगाना उसका काम है, वो कर्तव्य। आदित्य ठाकरे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो आप आरोप लगा रहे थे वो आज सही साबित हो रहा है? अब ऐसा लगता है कि आदित्य ठाकरे जब बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जो आरोप लगाना था वो सही था, लेकिन उस समय मेरी आरोप की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सर, जो आपने ऐतिहासिक गार्डन बनाया था बुआ सालवे मैदान, आज बनाने के बाद आज तक लाइट कुछ दिन जली, उसके बाद आज तक लाइट में कितने वहां पे छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज हुआ है। पहला ये, दूसरा जो शांताराम तालाब, ऐतिहासिक तालाब, हर वर्ष कई हजार मछलियां मर जाती है, क्या वहाँ की साफ सफाई में, इस पर आपका क्या कुछ कहना सर? देखिए, वो पहली बार आपने बुआ सालवे मैदान के बारे में बात किया, तो मैं जनप्रतिनिधि था, मेरा कर्तव्य था, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। 2014 में मैं यहाँ से चुनाव हार गया, लेकिन मैं अपना काम करता रहा। मेरे संज्ञान में किसी ने लाया होता तो उस पर भी मैं काम करता, लेकिन अब आप संज्ञान में लाए तो निश्चित तौर से उसका जो लाइट का प्रॉब्लम है उसे हम करेंगे। नहीं, अब शांताराम तालाब की जो बात है वो महानगर पालिका ने अपने अंदर अधिकृत कर लिया है, उसमें जो समस्या है वो भी निश्चित महानगर पालिका से चर्चा करके